नमस्कार, महाराष्ट्र विधान भवन से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर के साथ, क्योंकि लगातार ये कई राज्यों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में सख्ती भी लगाई गई है। अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में आज 2172 नए कोरोना के मामले सामने आए। हालांकि ओमिक्रॉन का कोई केस आज दर्ज नहीं हुआ। वहीं दिल्ली में आज कोरोना के करीब 500 मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर में भी बड़ा उछाल दिख रहा है। कर्नाटक में आज से रात का कर्फ्यू लग गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। साथ ही राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की जांच के लिए मॉक ड्रिल भी शुरू की गई है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु के सीवी रमन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में, ये जानने के लिए कि प्लांट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। फिलहाल राज्य में 1400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन बनाने की क्षमता है। दूसरी लहर की पीक के दौरान 1200 से 1300 मैट्रिक टन की जरूरत थी और इसकी कमी की वजह से लोगों की जान गई थी। कोविड-19 के तीसरे वेव की संभावना है और इसी को देखते हुए हम ये पता कर रहे हैं कि हम कितने चाक चौबंद हैं। ऑक्सीजन प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं, जो घनत्व ऑक्सीजन का होना चाहिए वो हमें मिल पा रहा है या नहीं। ओमिक्रॉन की वजह से तीसरे वेव का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ कुछ एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब बेंगलुरु के साथ साथ राज्य के दूसरे हिस्सों में 7 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी सड़कों या होटलों में आधी रात का जश्न नहीं होगा। बस घरों में जश्न होगा, अपार्टमेंट्स में भी नहीं। इसके साथ टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। यह समझाना चाहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम कोविड के दौर में हैं। सरकार इसलिए भी चिंतित है कि देश में ओमिक्रॉन का पहला मरीज कर्नाटक में ही मिला था और अब भी 40% के आसपास लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है, जबकि कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। नाराज डॉक्टरों की आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी हुई। तब यह लग रहा था कि शायद हड़ताल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। इन तस्वीरों में जिन महिलाओं को दिल्ली पुलिस के जवान खींचकर ले जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं, बल्कि कोविड में अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर हैं। आप अगर वो चोट दिखा पाए हमारे। सफदरजंग में डॉक्टर जी प्रियंका हमें अपने पैरों और हाथों के घाव दिखा रही हैं। डॉक्टर प्रियंका का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ मारपीट की है। सिर्फ डॉक्टर प्रियंका को ही नहीं, बल्कि कई और डॉक्टर हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग से चोटें आई हैं। साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेल कॉप्स हैं, फीमेल कॉप्स हैं, लेकिन उन्होंने हमें वो एक साइड में है। मेल कॉप्स मेनली सब लोगों को हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टरों और सरकार की इस खींचतान के बीच दिन भर सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीज परेशान रहे। लड़का को चोट लग गई, टूट गई हड्डी। कह रहा हड़ताल चलेगा, कोई गारंटी नहीं है ऑपरेशन हो जाए। क्या करे सर, गरीब आदमी है, मजदूरी करके खाते हैं। तर रोज जाते हैं 30 रुपये किराया लगता है। 300 रुपये किराया लगता है। काम नहीं है कुछ नहीं। अकेले हैं, कमाने वाले 30 दिन बच्चे हैं। क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे साहब। सुबह आए 5 बजे, लाइन लगा के डेट डलवाए, सबको डलवाए। अब डेट डलवा के क्या नाम है, जो डॉक्टर के पास गए तो वहाँ कुछ नहीं बोला। मतलब वो लिख दिया क्या नाम है, अभी स्ट्राइक है, स्ट्राइक के बाद आना। दिल्ली पुलिस द्वारा डॉक्टरों से की गई अभद्रता के बाद नाराज डॉक्टरों ने मंगलवार को दिल्ली के सभी अस्पतालों में काम बंद कर दिया।
सफदरजंग अस्पताल के परिसर में हजारों की तादाद में डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को घेरने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ निकले तो दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल को छावनी में तब्दील कर डॉक्टरों को कैंपस में ही रोक लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपना रुख नर्म करते हुए डॉक्टरों के साथ मुलाकात कर उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया और उनके साथ हुए सलूक के लिए खेद जताया। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। सरकार से मिले आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने भी अपना रुख नर्म किया है। मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे हमें लग रहा था कि मिनिस्टर साहब एक तो नीट पीजी के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया और बिल्कुल, और कल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ था उस पे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद जो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस और उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आना, इसी वजह से आप हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा आश्वासन के बावजूद हम अभी ये देखना चाहते हैं कि इस आश्वासन जो मिनिस्टर साहब ने दिया है उसमें वो क्रेडिबल है कि नहीं। जिन डॉक्टर्स पर फूल बरसाए गए थे अब वो सड़कों पर ना आ जाएं दिल्ली की, इसलिए पुलिस लगा करके उनको बैरिकेड लगा करके अस्पताल के अंदर ही रोक दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर्स जो तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये वाकई में दुखद है। फिलहाल सरकार से आश्वासन मिल रहा है इन्हें, लेकिन जब तक इन 42 डॉक्टर्स जिनकी नीट पीजी की काउंसलिंग होनी है तब तक वो लोग आ नहीं जाते इन अस्पतालों में, तब तक इन डॉक्टर्स को राहत नहीं मिलने वाली। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अदालत में गवाह ने दावा किया है कि उस समय इस मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र ATS ने उस पर योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार और RSS के कुछ बड़े लोगों के नाम लेने का दबाव डाला था। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के एक सरकारी गवाह ने महाराष्ट्र ATS की तब की जांच पर सवाल खड़ा कर दिया है। गवाह ने मंगलवार को NIA अदालत में बताया कि धमाके के बाद जांच एजेंसी ने अवैध तरीके से हिरासत में रख उस पर योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार जैसे कुछ और नाम लेने के लिए दबाव बनाया था और उसके लिए प्रताड़ित भी किया था। आज उस बयान से गवाह मुकर गया और वो बोलता है कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मुझे मुंबई ATS वाले पूना से मेरे घर से उठा के लेके गए, मेरा इलीगल डिटेंशन किया गया, मेरे फैमिली को हैरेसमेंट किया गया और मुझे केवल और केवल 5 RSS के नाम जब तक आप नहीं लोगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे, यही वो बार बार न्यायालय को अपने स्टेटमेंट में बता रहा था। और 5 जो RSS के नाम है वो भी उसने रिकॉर्ड के ऊपर लिए है। बताया न्यायालय को कि उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद जी, इंद्रेश कुमार जी, देवधर जी और काका जी, ऐसे जब तक आप 5 नाम नहीं लोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और 26/11 के वक्त भी उसको इलीगल डिटेन करके रखा गया। मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी के मुताबिक उनके साथ भी ATS ने ऐसा ही सलूक किया था। समीर कुलकर्णी के मुताबिक गवाह ने तत्कालीन ATS अधिकारी परमबीर सिंह और श्रीराव का नाम भी लिया। गवाह के इस खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। अब पूरी तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल का हिंदू विरोधी चेहरा और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, उनका षड्यंत्र अब देश के सामने आया है। साथ साथ में हम शिवसेना दल को पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र में वे सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, जब हिंदू समाज को बदनाम करने का कांग्रेस द्वारा जो षड्यंत्र आज सामने आया है तो उस पर शिवसेना दल अपना रुख स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की किसी जात और धर्म को जोड़कर आतंकवाद से देखने की कभी कोशिश ही नहीं की है, न ही कभी इस तरह की कहीं बहस में हिस्सा लिया है। इस तरह की बहस और इस तरह की जोड़ने की साजिश और कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग करते रहते हैं। टेलीविजन चैनल पर बैठकर इस्लामिक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस तरह की बातें करता कौन है और करवाता कौन है, पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 के करीब घायल हुए थे। वारदात को हुए 13 साल बीत चुके हैं और जांच अब ATS के बजाय NIA के पास है।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जैसे 6 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। और खास बात है कि अभी तक हुई 220 गवाही में से 15 गवाह अपने पुराने बयान से मुकर चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। यूपी के हापुड़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की जनसभा थी, जिसके लिए वहां के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े लाखों के होर्डिंग लगाए, लेकिन जनसभा में आए लोग उसे उखाड़ कर ले गए। उनका कहना है कि वो उसे जलाकर चूल्हा बनाएंगे क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा है। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के भाषण के बाद की हैं, जहां पर JP नड्डा की जनसभा संबोधित हुई। वहां बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगवाए थे, जिन पर लाखों खर्च किया गया। वहां जनसभा खत्म होने के बाद कुछ लोग होर्डिंगों को उखाड़ते हुए नजर आए। वहां मौजूद महिला का कहना है कि वे मजदूर आदमी हैं, किराए के मकान में रहते हैं। वहीं दूसरी और भी महिलाएं होर्डिंग से लकड़ी निकालते हुई दिखाई दी। जब उनसे हमने पूछा कि ये लकड़ी क्यों लेकर जा रही हैं, तो उन्होंने बताया सिलेंडर बहुत महंगा है, दोबारा हम भरवा नहीं सकते। लकड़ी आप किस लिए लेके जा रही हैं? चूल्हे में जलाएंगे और किसके लिए ले जा रहे हैं? सिलेंडर नहीं गरीब है हम तो। अच्छा, हाँ, घर हमारा नहीं मुंडिया हमारा नहीं। लकड़ी जलाते हैं अब भी। सरकार ने तो आपको सिलेंडर दिया है उज्ज्वला योजना का। भैया हमें ना मिला, हमें पहले ही हमने वैसे ले लिया तो लकड़ी और क्या करेंगे आप? अब भैया 1000 रुपए का सिलेंडर है, गरीब आदमी जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ खराब सिलेंडर? 1000 रुपए का भैया। सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको उत्तर प्रदेश की वो खबर बताएंगे जिसमें 46 बक्सों में भरकर करोड़ों रुपए का कैश ले जाया गया। यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज में पड़े छापे में मिले 200 करोड़ रुपए के कैश को 46 बक्सों में भर के स्टेट बैंक में जमा किया गया है। लोग हैरत में हैं कि जो शख्स पुरानी बजाज प्रिया स्कूटर पे पैजामा और हवाई चप्पल पहनकर चलता था, उसके पास ये बेहिसाब दौलत कहां से आई। कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी में ये पीयूष जैन का घर है। वो मशहूर पीयूष जैन जिनके घर पे रेड हो रही है। पॉश लोकेलिटी है ये, साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन इनका घर बमुश्किल 2000 स्क्वायर फीट जमीन पे बना होगा। और एक कहावत है कि कई लोग कहते हैं कि लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं, यानी खत में क्या लिखा है ये लिफाफा ऊपर से देख के समझ जाते हैं, लेकिन आप इस घर को देख करके ये नहीं समझ सकते कि इस घर के अंदर से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए होंगे। पीयूष जैन का घर अंदर से बंद है, घर का गार्ड अंदर ही है। पड़ोसी बताते हैं कि पीयूष घर में लोगों को नहीं बुलाते थे, बल्कि घर के बाहर अगर कोई खड़ा हो जाए तो गार्ड उसे फौरन वहां से जाने कहता था। आप लोग को ये अंदाज किसी को यहाँ नहीं होगा कि कोई इतनी बड़ी बरामदगी यहाँ हो? को भी अंदाजा नहीं, किसी को उम्मीद तक नहीं कितना अमाउंट निकलेगा इनका। ये बक्से रजाई गद्दे रखने के लिए नहीं हैं, बल्कि पीयूष जैन की नोट भरने को उनके कन्नौज के घर लाए गए हैं। कन्नौज और कानपुर में उनके घरों से बरामद करीब 200 करोड़ की गड्डियां 46 बक्सों में भर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की गई हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ये क्या टैक्स चोरी है? और अगर टैक्स चोरी हुई तो किस तरह से ये टैक्स चोरी हुई जिससे इतना कैश जमा हुआ? इनकी 2 फर्म चलती थी, त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेस के नाम से और ओडोकैम के नाम से चलती थी। दोनों का इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था और ये लोग टैक्स का मालूम जानकारी थी कि इनको टैक्स जमा करना है, लेकिन ये लोग टैक्स जानते हुए भी नहीं जमा कर रहे थे और ये सब काम कैश में होता था। पीयूष के कन्नौज घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। ये सोना विदेशी ब्रांड का है जिसकी जांच हो रही है। पीयूष जैन के घर से मिले कैश की तो जांच चल ही रही है, लेकिन उनके घर से जो 23 किलो विदेशी सोना मिला है उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब इस मामले की जांच DRI कर रही है कि आखिरकार ये सोना कहां से आया, क्या इसके पीछे गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट है और क्या इस सोने की कस्टम ड्यूटी चुकाई गई थी। पीयूष प्रोफेशनल केमिस्ट हैं। उनके कन्नौज के घर में केमिकल से खुशबू तैयार करने की पूरी लैब है। मशहूर पान मसालों में इनकी तैयार खुशबू इस्तेमाल होती है। एक बार इसकी लत लग जाने पे ग्राहक वही खुशबू मांगता है। पीयूष के पड़ोसी कहते हैं कि वो अक्सर कुर्ता पैजामा और चप्पल पहनकर
बजाज प्रिया स्कूटर से घूमते दिखते हैं। जांच एजेंसी कहती है कि शायद वो ऐसा इसलिए करते होंगे ताकि उनकी दौलत लोगों की नजरों में ना आए। इनका स्वभाव इतना नॉर्मल था कि हमेशा जब तीर पास में चलते भी थे तो कोई बड़े परिवहन का प्रयोग नहीं करते थे, हमेशा स्कूटर से प्रयोग करके उसी से जाते थे। ये तो पता था इनका पैसा है, लेकिन ये नहीं मालूम था इतना ज्यादा पैसा है। पेनाल्टी के संबंध में पीयूष जैन के वकील अब अदालती लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि वह बरामद रकम पे टैक्स और जुर्माना देने को तैयार हैं। SBI में हमारे वकील ने अंडर कस्टडी ही एप्लीकेशन दी थी DGGI अहमदाबाद को कि साहब आपने चूंकि ये पैसा हमारा कहा है और हमारे नाम से ही SBI में इसको जमा कर दिया है, तो आप इसकी जो पेनाल्टी और इंटरेस्ट बनता है वो आप हमसे ले लें। जांच एजेंसी कहती है कि व्यापारी ने टैक्स चोरी की इसलिए रेड हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके यहाँ रुपया पकड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल चुनाव से पहले चूंकि छापे पड़ रहे हैं इसलिए इस पे सियासत होना लाजमी है। अब अदालत में साबित होगा कि किसने चोरी की, कितनी की और की या नहीं की। कानपुर में विनीत वर्मा, आलम और अरुण अग्रवाल के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो वहीं आज के सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।